नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल नई सीख नई राह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि सभी मनुष्य, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, सभी मनुष्य अपने देश की तरक्की में, उसकी समृद्धि में अपना योगदान देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। जैसे कोई पेड़ पौधे लगा रहा है, कोई गायों की देखभाल कर रहा है, कोई पक्षियों को दाना डाल रहा है, कोई स्कूलों विद्यालयों में दान दे कर के बच्चों के लिए अपना योगदान दे रहा है, कोई नदियों को साफ सुथरा रख रहा है, कोई पहाड़ों को साफ सुथरा रख रहा है। तो हर कोई अपने देश की उन्नति में, समृद्धि में योगदान दे रहा है। हम उनको रोजाना देखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है, या हम उन्हें कभी इस दृष्टि से देखते नहीं हैं कि उनके प्रति हमारे भीतर सम्मान पैदा हो, आदर पैदा हो। तो ऐसे लोगों की तरफ लेखक ने ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कहानी लिखी है, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। चलिए पढ़ते हैं कहानी। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है। अब चारों ओर से घिरे भूभाग का नाम ही क्या है? देश नहीं होता। अब देश बनता किससे है, ये लेखक ने बताया, इसको अंडरलाइन करना है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। यानी देश किससे बनता है? नागरिकों से। उस देश में जो पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, उन सब से, जो प्रकृति में जो भी उस देश में चीज है, उन सब से हम प्रेम करते हैं, तो वो क्या है? हमारा देश है। और जब हम उसको समृद्धि में योगदान देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? देशभक्ति। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश में अपना योगदान देते हैं, लेकिन जिनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कैसे कर रहे हैं, या हम ध्यान नहीं देते उनकी तरफ। जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यानी वो भी अपने देश भक्ति में अपना, या देश के लिए अपना योगदान देते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हर 15वें दिन गुजरना पड़ता था उनको। किस सिलसिले में? कंपनी के काम के सिलसिले में। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था। अब कस्बे की विशेषता बताइए कि उसमें क्या क्या था। एक छोटा सा बाजार बताया, और पक्का मकान कहा जा सके, ऐसे वहां मकान है। एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर, और नगरपालिका भी थी। नगरपालिका भी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, नगरपालिका क्या काम करवाती थी। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये काम किसके थे? नगरपालिका के। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। यानी वहां पर नेताजी की जो मूर्ति है या प्रतिमा है, जो संगमरमर की थी, उसको किसने लगवाया था? कोई उत्साही बोर्ड या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने। वो मूर्ति कहाँ पर थी? उस बाजार के मुख्य चौराहे पर। पूरी बात तो
अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। कल्पना कर रहे हैं वो। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल, क्या है, कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंपा गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी पहले मूर्ति है वो बनवाना चाहते थे, उनके दिमाग में आया, हो सकता है किसी बोर्ड ने बनाया हो, बोर्ड में बैठक हुई होगी कि जब किसी अच्छे कलाकार से हम मूर्ति बनवाएंगे, बाहर से किसी कलाकार को बुलाएंगे तो पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। तो फिर बाद में वो मूर्ति को देखकर ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि बजट ज्यादा लग रहा हो तो खर्चा ज्यादा आएगा, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि हाई स्कूल के इकलौते जो मास्टर जी हैं, मान लीजिए कि वो मोतीलाल जी हैं, उन्हें बोला गया कि आप मूर्ति बना देंगे क्या, तो उन्होंने महीने भर में मूर्ति बना देने का वादा कर दिया और कहा कि मैं बना दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी उसकी लंबाई क्या थी, 2 फुट थी। जो टोपी है, टोपी से लेकर के कोट का जो दूसरा बटन है वहां तक ही वो बनी हुई थी, जिसे कहते हैं बस्ट। उसे क्या कहा जाता है, यानी ऊपर से लेकर के 2 बटन तक जो मूर्ति बनाई गई थी उसे क्या कहते हैं, बस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कम सीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये नारे किसके थे, सुभाष चंद्र बोस के। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। और चश्मा के बिना तो नेताजी की मूर्ति अधूरी है, पहचान ही नहीं सकते कि ये सुभाष चंद्र बोस की है क्या, है ना। उनकी तो वो पहचान है, टोपी और चश्मा। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, जो असली फ्रेम होता है जो अपने पहनते हैं, वैसा ही एक फ्रेम है, वो नेताजी को पहनाया हुआ था। अब लेखक ये सोचता है कि नेताजी के संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं लगाया, या उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं जो लेखक सोचता है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि नेताजी के संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं था, या मूर्तिकार ने चश्मा क्यों नहीं लगाया। तो हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना। क्या आदत पड़ गई थी उन्हें, हर बार चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक
एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, जिसे दबाया ना जा सके, इतना आश्चर्य हुआ, कौतूहल मतलब आश्चर्य हुआ जिसको दबाया ही ना जा सके, दुर्दमनीय हो उठा, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, तोंद यानी पेट। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी जब उन्होंने पूछा कि ये चश्मा बदल कैसे जाता है, तो वो बोलते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी एक कैप्टन चश्मे वाला है जो चश्मे बेचने का काम करता है, चश्मे के फ्रेम बेचता है। अब अगर कोई ग्राहक आ गया जिसको मतलब चौकोर चौड़ा चश्मा फ्रेम चाहिए, अब वो फ्रेम उसने नेताजी के लगा रखा है और उस ग्राहक को वही चाहिए, तो वो क्या करता है, उस नेताजी वाला उतार देता है, नेताजी के कोई दूसरा लगा देता है और वो ग्राहक को बेच देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई। अब हवलदार साहब सोचेंगे कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, यानी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह है भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, यानी जो जैसे पत्थर का होना चाहिए था, जैसे मूर्ति बनी हुई है तो उसके चश्मा भी होना चाहिए। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली भी। एक मास्टर था, एक शिक्षक था और चश्मा बनाना कैसे भूल गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोती लाल। मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था, यानी जिसने बनाई है उसका नाम लिखा हुआ था। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यानी इन सब का अनुमान लगाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है प्रश्न कि मूर्तिकार ने चश्मा क्यों नहीं लगाया होगा, लेखक इसके बारे में क्या सोचता है। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। यानी वो कैप्टन चश्मे वाला है कौन।
पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये बात कौन कहता है? पान वाला। किसके लिए कहता है ये बात? कैप्टन के लिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। यानी चलो ठीक है कि उसके लंगड़ा होगा, वो एक पैर उसका काम नहीं करता होगा, लेकिन वो एक देशभक्त था जो नेताजी के रोजाना चश्मा लगाता था, उसको चेंज कर देता था, लेकिन उसको वो मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। और पान वाले द्वारा इस तरह से उसका मजाक उड़ाना लेखक को पसंद नहीं आता है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक जी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है। फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब ये देखो फोटो में दिख रहा है नेताजी की कितनी बड़ी मूर्ति है, जो टोपी से लेकर के नीचे के 2 बटन, यानी एक यहाँ बंद हो जाए, एक दूसरा यहाँ बंद हो जाए, इतनी छोटी मूर्ति है वो बनी हुई है, जिसको क्या कहते हैं? बस्ट। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। कब तक? 2 साल। और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते थे तो वो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखते थे और उन्हें हर बार चश्मा चेंज मिलता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। यानी जब मान लो कोई एक जवान हो या फिर कोई मामूली इंसान जो अपने देश के लिए करता है, लेकिन जो क्या है अपने देश की खातिर घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी सब कुछ होम कर देते हैं, लोग ऐसे देशभक्तों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उनके मन में यही विचार था। आगे जब वो आए तो उनके मन में था कि सुभाष चंद्र बोस के चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन मर चुका है, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे
चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चिंखे रोको, यानी गाड़ी तो सीधी चल ही रही थी, उन्होंने रोकने के लिए मना कर दिया था। तो चलती गाड़ी से जब उन्होंने चौराहे की तरफ देखा और कुछ देखकर वो चौंक पड़े और ड्राइवर से बोला भी आप गाड़ी रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, यानी उनके सम्मान में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, यानी उनको खुशी इस बात की हो रही थी कि आज भी देशभक्ति खत्म नहीं हुई है। आज भी हमारे दिल में कहीं न कहीं देशभक्ति मौजूद है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों या फिर जवान। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।